आर्थिक कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं आज। एक तरह से जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई पड़ती है, वो कहते हैं ना, जब खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो आदमी क्रांति ही करेगा। और ये फ्रांस के ऊपर सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एक तरह से प्रमाणित होती है या फिर वहाँ पर लागू होती है। फ्रांस में जो आर्थिक असमानता थी वो बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ा जो उसका रीजन था वो था संपत्ति का असमान वितरण। संपत्ति का असमान वितरण में सबसे बड़ी जो बात, जिससे हम कल भी बात कर रहे थे, कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे फ्रांस के, वो सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो जो पादरी और कुलीन वर्ग, जो जनसंख्या है केवल 2% लोग थे, उनके पास 95% से भी ज़्यादा रिसोर्सेज थे। और जो बाकी 98% जनता बच गई, सामान्य जनता, उसके बाद संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें फ्रांस में, यानी क्रांति से पहले का जो काल चल रहा था, उसमें लगभग $2.5 करोड़ सालाना उसका घाटा भी होता था। और इस घाटे की पूर्ति के लिए वो बड़े भारी भरकम ब्याज दरों पर पैसे इकट्ठे करते थे, जिससे समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रांस में उसमें कहावत थी कि फ्रांस में, यानी कि अगर हम कहें कि आय के अनुसार खर्चा नहीं होता था, यानी वो खर्चे के अनुसार आय इकट्ठी करना चाहते थे। जितनी ज़्यादा खर्चा वो लोग करते थे, वो विलासिता का पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जैसे लुई 14 ने जो वर्साई का महल बनाया था, और उसके बाद जो लुई 15, 16 थे, दोनों विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जो संपत्ति थी उसका सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि वो संपत्ति फ्रांस के विकास में कहीं काम नहीं हो पा रही थी। केवल जो उच्च वर्ग था उसकी विलासिता में उसका सबसे अधिक उपयोग हो रहा था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, अगर हम कृषि की बात करते हैं, तो कृषि की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये थी कि इसके पड़ोसी मुल्क, जिसकी हम इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही है, औद्योगिक क्रांति भी चल रही है, और वहाँ पर कृषि क्रांति भी हो चुकी है। मगर फ्रांस में अभी भी व्यवस्था वैसी ही थी जैसी कभी सामंत युग में होती थी। किसान के पास न तो अपने खुद के संसाधन होते थे, बैल वगैरह या फिर कृषि के यंत्र, और इसके अलावा किसान को उस सामंत के खेत में काम भी करना होता था। कई बार ये होता था कि सामंत के जो, या फिर जो कुलीन या फिर पादरी वर्ग है, उसके जो एक तरह से हम बात करते हैं, उसके जो लोग थे एक तरह से अगर हम कहें, तो वो, या फिर उसके कभी जानवर परिंदे किसान की फसल को खराब कर देते थे। एक तरह से अगर हम कहें, किसान की जो खेती थी वो पारंपरिक तरीके की थी। उसमें जिस तरह से ना बाजार उन्मुखी होती है, यानी पूंजी का जब वाणिज्यिक एक तरह से कमर्शलाइजेशन जब किया जाता है कृषि का, वो व्यवस्था में यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। और इसके साथ फिर हम अगर दूसरी बात करते हैं व्यापार व्यवस्था की, तो लुई 14 का जो एक तरह से वित्त मंत्री था कोलबर्ट, उसने फ्रांस को वाणिज्यवादी देशों में शामिल किया था। मगर कोलबर्ट के बाद लुई 15, 16 के समय में वित्त मंत्री वो सुधार नहीं कर पाते हैं जो सुधार होने चाहिए थे। और इसके लिए, इसके साथ साथ जब दूसरे देशों में जहाँ पर वाणिज्यवाद का पतन हो रहा था और औद्योगिक या फिर एक क्रांति या फिर पूंजीवाद की व्यवस्था प्रचलित होने जा रही थी, वहाँ पर फ्रांस अभी भी उसी पुरातन व्यवस्था में चल रहा था एक तरह से। यानी कि वहाँ पर अभी भी वही व्यवस्था चलती जा रही थी, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि भी फ्रांस में नए विचारों का आवागमन रुका हुआ था एक तरह से। तो ये जो व्यवस्था चल रही थी फ्रांस में, इसमें व्यापार उस गति से नहीं हो पा रहा था जिस गति से होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि जितने व्यापार, यानी फ्रांस के अंदर जब कोई व्यापारिक वस्तु ट्रेवल करती थी तो उस पर इतनी चुंगी कर होते थे कि वो वस्तु का जो मूल्य था वो काफ़ी गुना बढ़ जाता था। तो ये भी बड़ी समस्या थी, इससे जो वस्तुएं थी वो महंगी हो जाती थी। तो व्यापार
को बढ़ावा देने के प्रयास भी राज्य सरकार नहीं करती। इसके साथ अगर हम बात करें फिर राज्य की, एजेन कहता है कि फ्रांस में राज्य के अंदर एक राज्य था और वो राज्य था चर्च। फ्रांस का राज जो प्रतिवर्ष का जो एक तरह से अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष का जो एक तरह से घाटा होता था, राजस्व घाटा, वो $2.5 करोड़ था। और जबकि फ्रांस में जो चर्च थी उसके पास जितनी संपत्तियां थी उससे लगभग $10 करोड़ उसकी आय होती थी। और ये आय जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, पादरी वर्ग या फिर कुलीन वर्ग टैक्स के दायरे से बाहर होते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं होता था। तो इतनी बड़ी आय राज्य के पास आने की बजाय वो चर्च के पास जा रही थी, और यहाँ से फिर वो चर्च के माध्यम से फिर रोम जा रही थी। यानी कैथोलिक चर्च की अगर हम सबसे बड़ी चर्च की बात करें हम, या फिर सबसे बड़े व्यक्ति की बात करें, तो पोप वो रोम में रहता है, इटली में। तो वहां पर सारी चर्चों का एक तरह से लेखा जोखा पहुंचता है। तो इसी तरह से फ्रांस का भी जो व्यवस्था थी वो भी इसी तरह से वहां पर जाती। तो इसलिए फ्रांस में ऋण भी बढ़ जाते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि उन ऋणों को, यानी उन ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए फिर भारी भरकम ऋण लिए जाते हैं। तो आम आदमी के ऊपर वो कहते हैं ना कि जैसे आज भी हम कई बार सरकार जो डाटा शेयर करती है तो भारत का जो राजस्व घाटा दिखाते हैं, वो लगता है कि भाई हर आदमी के ऊपर कभी 20,000 रुपये कर है, सॉरी लोन है, ऋण है। हालांकि उस आदमी तो नहीं लिया, मगर उस आदमी के लिए सरकार ने लिया है। तो वैसी ही कंडीशन फ्रांस में उस समय पर थी, और लोग दुखी इस बात से थे कि मतलब हमारे नाम पर ऋण लिए जा रहे हैं मगर हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या वहां पर हम देखते हैं, व्यापार तो बंद था ही, गिल्ड व्यवस्था थी वहां पर। और गिल्ड व्यवस्था में ये होता है कि भाई एक व्यवसाय वर्ग, एक वर्ग विशेष के लोग ही एक व्यवसाय में होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर उस व्यवसाय के नियम बनते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को उस व्यवसाय में आने की मनाही होती थी। और ये वो काल था जब बाकी यूरोप में गिल्ड व्यवस्था पतन के दौर पे जा रही थी। एक तरह से पूंजीवाद आगे बढ़ रहा था, और पूंजीवाद में ये होता है कि मतलब फ्रीडम होती है किसी भी व्यवसाय को चुनने की। मगर फ्रांस में ये दोनों ही बातें नहीं थी, ना पूंजीवाद था और न ही व्यवसाय चुनने की वहां पर हमें वो दिखाई पड़ता है कि एक तरह से अगर हम कहें कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता वहां पर थी। तो दोनों समस्याएं थी एक तरह से वहां पर देखते। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी, इसके साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी वहां पर थी। बेरोजगारी भी बहुत भयंकर तरीके से, आज तो कनेक्शन गायब हो रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज्यादा थी वहां पर। जो खासकर जो युवा वर्ग था उसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और खासकर जब हम बात करते हैं युवा वर्ग की, और युवा वर्ग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमें यही देखने को मिलती है कि लोग तो हैं मगर काम करने के लिए उनके पास व्यवसाय नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रियां नहीं हैं, और वस्तुओं के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि वो लोग एक तरह से अपना भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो ये जो समस्याएं थी, यानी इन्होंने, और इसके साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि भाई 1787-88 में जब अकाल, एक तरह से हम कहते हैं कि फ्रांस के अधिकतर हिस्सों में अकाल पड़ता है,
भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो फिर जिस तरह से हम करते हैं ना कि बात कि फ्रांस में 1787 में यानी क्रांति से पहले एक तरह से जब अकाल पड़ता है, तो उस अकाल के दौरान भी हम ये देखते हैं कि भाई स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग भूखे मरने लग जाते हैं, तो फिर वो लूटपाट मचाना आरंभ कर देते हैं और जो क्रांति की शुरुआत बन जाती है। तो इस तरह से हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक कारण थे, उन आर्थिक कारणों की वजह से हम देखते हैं कि समाज में या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रांस राज्य में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो डामाडोल हो चुकी होती है। और इस डामाडोल व्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो यही थी कि भाई धीरे धीरे जो आम आदमी था अब वो सड़क पर आ जाता है और सड़क पर आने के बाद वो लूटपाट ही करता है। तो ये सबसे बड़ी हम देखते हैं जो क्रांति की शुरुआत बनती है। इसके अलावा हम कुछ धार्मिक कारणों के बारे में बात कर सकते हैं। धार्मिक कारणों में अगर हम कहें तो एक तरह से जो सबसे बड़ा जो कारण था वो चर्च था, चर्च की संपत्ति या थी, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं कि लगभग फ्रांस की जमीन का 5वां हिस्सा यानी 20% जो हिस्सा था चर्च के पास था, जिस पर से इसके अलावा एक टाइथ या टीथ कर होता था जो उसमें आय का 10% लिया जाता था, वो भी होता था। और इसके अलावा जिस तरह से हम कहते हैं कि मतलब भाई भले ही जिस तरह से अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या हमें दिखाई पड़ती है वो यही थी कि उस समय पर कोई ऐसी व्यवस्था सामने नहीं आती है कि जिससे कुछ सुधार की गुंजाइश स्पष्ट दिखाई पड़ती हो। कहने के लिए सारा कुछ चर्च के पास था, मगर चर्च उसका अपने लिए उपभोग कर रहा था, वो सबके लिए उसका उपभोग नहीं कर रहा था। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो चर्च के जो पादरी वर्ग था उसका भी नैतिक पतन हो चुका था। और नैतिक पतन होने के बाद अगर हम कहें जब लुई 16 के समय में जब पेरिस में आर्क बिशप की नियुक्ति होती है तो लुई 16 कहता है भी कम से कम पेरिस में तो एक ऐसा आर्क बिशप होना चाहिए जो आस्तिक हो, यानी जो उस समय के हम देखते हैं जितने भी वो धर्म अधिकारी थे या पादरी थे, बिशप थे, आर्क बिशप थे, वो अधिकतर नास्तिक हो चुके थे। एक तरह से वो लोग वो कहते ना कि मतलब वे जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे उससे समस्याएं बढ़ती जा रही थी। और यही रीजन है कि जिसकी हम बात कर सकते हैं कि भाई फ्रांस में कहते ना कि लोगों का धर्म से विश्वास भी उठने लग गया था। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई चर्च चर्च का भी एक तरह से हम देखते हैं कि शासक वर्ग के साथ गठबंधन हो चुका था। भगवान की बजाय अपने पेट को भरने की बात करेंगे तो वही चीज हमें यहां भी दिखाई पड़ती है। तो लोग हताश होकर फिर एक तरह से सड़कों पर जाते हैं, लूटपाट करते हैं और क्रांति की शुरुआत होती है। बौद्धिक कारणों की अगर बात की जाए तो फ्रांस का जो समाज था उसका सबसे कहते ना कि सपाट, सीधा और नगन जो चित्रण था वो वहां के मध्यम वर्ग ने किया उस समय पर। और ये मध्यम वर्ग ही था जिसने हम कह सकते हैं कि जो खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग था
जिसने फ्रांस की क्रांति से संबंधित सारी व्यवस्थाओं का वो कहते हैं ना कि एक तरह से प्रकाशन किया, निरूपण किया। केटल भी कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति को सभी तरह के लेखकों ने तैयार किया। इस काल का जो साहित्य है राज्य को नष्ट करने के लिए बढ़िया गोला बारूद की समान था। इससे पूर्व क्रांति इतने शब्दों में और सूत्रों से कभी सज्जित नहीं हुई थी। शस्त्रों से यानी शब्दों या सूत्रों से कभी सज्जित नहीं हुई थी। या फिर हम कह सकते हैं कि इस समय जो क्रांति हम देखने को मिलती है, उस क्रांति में जो सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं ना कि मतलब वो कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी वर्ग ने वो काम किया, जैसे हम कहते हैं कि भाई जब आपके पास वो कहते हैं ना कि सारी तमाम बुराइयां थी, ये सारी बीमारियां थी, मगर आपको पता ही नहीं कि आपको बीमारी है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है बीमारी है भाई, फिर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रांस में बहुत सारी बीमारियां फैल चुकी थी उस समय पर, चाहे वो आर्थिक असमानता की थी, दूषित कर प्रणाली की थी, या फिर धार्मिक असहनशीलता की थी। तो सारी बीमारियां वहां फैल चुकी थी। और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने बताया जनता को कि भाई ये बीमारियां फैली हुई, इनका एक तरह से एक तरह से समाधान करना पड़ेगा। तो समाधान करने के लिए उन लोगों ने फिर वो कहते हैं ना कि जिस तरह से हम इंजेक्शन लगवाने की बात करते हैं, टैबलेट देने की बात करते हैं, तो उन्होंने किताबें लिखी। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो पहला व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कानून की आत्मा। कानून की आत्मा किताब में वो कहता है कि भाई धीरे धीरे चाहे न्यायपालिका की है, तो ये जो सारी शक्तियां हैं इनकी वजह से तो वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि वो कहते हैं ना कि फरियाद लेके जायदाद भी किसके पास जाए, कानून बनाने वाला भी वही, लागू करने वाला भी वही। मोंटेस्क्यू कहता है कि इनका अलग अलग होना आवश्यक है। और फिर दूसरी बात वो ये कहता है कि हालांकि उसने बहुत सारी किताबें लिखी, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण उसकी यही रहती है, उसकी जीवन काल में लगभग 22 संस्करण उसके छपते हैं, जो इसकी लोकप्रियता की एक तरह से कहानी बयां करते हैं। दूसरा व्यक्ति था वोल्टेयर, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेता है। बार बार उसको पीटा गया, कुलीन वर्ग के द्वारा धमकाया गया, डराया गया, और चर्च की सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि बुराई करने वाला व्यक्ति एक तरह से हमें वोल्टेयर दिखाई पड़ता है। और वो चर्च को एक तरह से बदनाम व्यवस्था, चर्च को एक तरह से बदनाम जो संस्था के रूप में घोषित करता है। और वो कहते हैं ना कि वोल्टेयर कहता है कि भाई 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन की बात करता है। हालांकि वोल्टेयर पूर्ण रूप से जो कहते हैं ना कि संवैधानिक क्रांति के पक्ष में नहीं था, गणतंत्रवादी क्रांति के पक्ष में नहीं था। और खासकर वोल्टेयर के बारे में बात की जाती है कि जब कभी भी वोल्टेयर फ्रांस की गतिविधियों की या फिर फ्रांस की जो व्यवस्थाओं के बारे में या परिस्थितियों के बारे में चर्चा करता था अपने साथियों के साथ, तो घर के जितने भी नौकर होते थे सबको वो घर से बाहर भेज देता था। यानी वो एक वर्ग विशेष के लिए क्रांति की बात करता है। मगर वो कहते हैं कि जब क्रांति की बात होती है तो क्रांति किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल में या नियंत्रित होकर नहीं रह सकती है। तो वोल्टेयर ने उस समय राजतंत्र और जो एक तरह से धार्मिक व्यवस्था थी न्याय की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चर्च थी, उनकी सब की एक तरह से वो बुराई करता है।
और सब के बारे में वो कहते हैं ना कि भाई एक तरह से ऐसी व्यवस्था दिखाता है जहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जो अब इनके खिलाफ भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। और रूसो, जिसे क्रांतिकारियों का राजकुमार कहा जाता है, रूसो ने पूरी व्यवस्था बदल के रख दी। रूसो के बारे में अगर हम कहें तो रूसो की सबसे बड़ी खास बात उससे ये थी कि उसने वो कहते ना कि आम व्यक्ति को चित्रित करते हुए वो अपने वाक्य कहता है, जैसे क्या क्या बोलते हैं उसको, आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ था मगर हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। फ्रांस में आगे चलकर शासन करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट भी कहता है अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, यानी रूसो ने जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था दी, हालांकि उसने बहुत सारी किताबें लिखी मगर जो सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वो कहता है कि भाई राज्य का जब निर्माण किया गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनता और राजा के बीच में। और राजा तब तक राजा रहेगा जब तक वो जनता की सुरक्षा करेगा, उसकी विकास करेगा। मगर राजा के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया तो राजाओं को जनता भी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। यानी जब राजा अपनी अपनी कार्यवाही यानी अपनी जो भूमिका है या उसके जो कार्य हैं उनको जब एक तरह से वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है तो जनता को भी उस राजा को हटा देना चाहिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने जिस तरह से हम कहते हैं कि मतलब भाई एक ऐसे समाज की स्थापना की बात करता है जहां पर सब लोग सुखी थे। संकल्पना वहां से शुरू होती है जब सब लोग सुखी थे। राजा के आने से समस्या हुई है और वही राजा आज है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रूसो ने जो आम आदमी की जो कहते हैं ना कि एक तरह से धारणा थी उसको बदलने का प्रयास किया। और फिर इतिहासकार केटल भी कहते हैं कि वोल्टेयर ने अपने कार्यों की जहां इतिश्री की, रूसो ने उनका वहीं से श्री गणेश किया। एक ने बुद्धि पर तो दूसरे ने भावना पर अधिक बल दिया। और भावना से ही बात करते हैं रूसो की। रूसो कहता है कि भाई जनरल विल यानी सामान्य इच्छा की बात करता है रूसो। यानी सामान्य इच्छा ये है कि भाई अब राजा नहीं रहना चाहिए या राजतंत्र एक तरह से जिस तरह का शोषणकारी राजतंत्र वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कहें तो रूसो को क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। रूसो के अलावा दिद्रो, कवेसने, हेल्वेटियस, होलबेस, तुर्गत इत्यादि बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहते ना कि फ्रांस की जो समस्याएं थी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया सबका। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई फ्रांस में व्यवस्थाएं थी खराब हो चुकी थी और उन खराब व्यवस्थाओं के बारे में बताने का जो कार्य था वो ये लोग करते हैं, यानी बुद्धिजीवी वर्ग करता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल इसका जो कुछ और पार्ट रह जाता है, यानी कैसे कौन सी ऐसी घटनाएं थी अंतरराष्ट्रीय जिनका प्रभाव पड़ा और फिर कौन से ऐसे कांड थे तत्कालिक जिसकी वजह से क्रांति होती है। तो आज हमने जो समाज एक तरह से जो आर्थिक और धार्मिक और बुद्धिजीवी वर्ग का जो कार्य था उसके बारे में अगर आपको कोई समस्या हो तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो। हाँ बतेरी कुछ है आगे सुन में। चलो ठीक है फिर कल आप छुट्टी करो संडे की, परसों मिलते हैं फिर। ठीक है।